हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे प्लैनेट्स D1 से भाप जलित में जाके अपनी जगह बदल जाते हैं। अब 20वीं सदी में कंप्यूटर का युग आ गया। 1923 में सबसे पहले बेंगलोर में दोबारा फिर नक्षत्रा एस्ट्रोलॉजी पे काम होना शुरू हो गया। फिर उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के जो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने नक्षत्रों पे काम करना शुरू कर दिया, नक्षत्रों की डिवीजन शुरू कर दी। फिर वही सब कुछ हो गया कि जब काम ही विंशोत्तरी दशा पे करना है, एक्यूरेसी विंशोत्तरी दशा से ज्यादा आ रही है नक्षत्रों के ऊपर, तो क्यों ना विंशोत्तरी सीक्वेंस पे चला जाए। विंशोत्तरी सीक्वेंस होता है कि जिस राशि में चंद्रमा होता है, उस समय जिस समय बच्चा पैदा होता है, तो उस राशि से ही उस राशि के स्वामी की पहली दशा होती है इंसान के जीवन की। तो उसके बाद वो पहली महादशा आ गई। अंतरदशा के पास जाने के ऊपर सवाल उठ गए। अंतरदशा यदि हम लेते हैं, होनी तो ये चाहिए कि सबसे पहले उसी प्लेनेट की अंतरदशा होती है जिस प्लेनेट की महादशा होती है। फिर उसके बाद जितना वो प्लेनेट उस नक्षत्र में ट्रेवल, चंद्रमा उस समय जब बच्चा पैदा होता है कर चुका होता है, उसके हिसाब से जो अंतरदशा है वो बदल जाती है। लेकिन क्योंकि नक्षत्रों के वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केवल 4 ही भाग किए गए हैं, तो इसलिए वो सीक्वेंस सेट नहीं बैठता। क्योंकि वो कभी भी वो नहीं हो सकता, 9 भाग उसके नहीं हो सकते, जबकि एक दशा की विंशोत्तरी दशा में 9 भाग होते हैं। उसी प्लेनेट का सबसे पहला भाग होता है जिस जिस नक्षत्र के स्वामी की दशा चल रही होती है। उसके बाद दूसरा विंशोत्तरी का सीक्वेंस है। यदि हम सन से शुरू करें तो केतु से शुरू करें तो केतु सबसे पहला नक्षत्र केतु का है, अश्विन। उसके बाद भरणी का नक्षत्र है जो शुक्र का नक्षत्र पड़ता है। तो उसके बाद सूर्य का नक्षत्र आता है। उसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र आता है, फिर मंगल का, फिर राहु का। तो फिर ये राहु के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद बुध। ये विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस है। आप लोग सब अच्छी तरह समझते हैं, उसको मुझे और समझाने की शायद आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब 9 भाग हैं विंशोत्तरी दशा की अंतरदशा। विंशोत्तरी दशा में किसी भी प्लैनेट की अंतरदशा के 9 भाग हैं। फिर अंतरदशा के आगे सूक्ष्म दशा जब करते हैं, फिर अंतरदशा के भी 9 भाग हो जाते हैं। फिर सूक्ष्म दशा से जब प्राण दशा में जाते हैं, उसके भी 9 भाग हो जाते हैं। तो प्राण दशा से आगे तो ये 9 भाग होते जाते हैं। तब ये 9 भाग करने के लिए उस समय के साइंटिस्टों ने ये पाया कि बढ़िया ये रहेगा कि एक नक्षत्र के 4 भाग ना करते हुए इनको 9 भाग में डिवाइड कर दिया जाए। फिर सीक्वेंस तो वैसे ही बनेगा कि सैटर्न जैसे उसकी सैटर्न की, राहु की, बृहस्पति की दशा लंबी होती है, तो इनके भाग भी बड़े ही होंगे। तो इसके 9 अनइक्वल भाग में उसको बांट दिया गया। जैसे 9 अनइक्वल भाग में बांटा गया, तो फिर वो सीक्वेंस भी ठीक आ गया। सूर्य की दशा है, सूर्य का अंतरदशा, उसमें फिर उसके बाद चंद्रमा की अंतरदशा, फिर उसके बाद मंगल की अंतरदशा, फिर राहु की अंतरदशा, फिर बृहस्पति की अंतरदशा, फिर सैटर्न की अंतरदशा, फिर मरकरी की अंतरदशा, फिर केतु की अंतरदशा, फिर सूर्य में बुध शुक्र की अंतरदशा, फिर उसके बाद चंद्रमा की दशा आती है। तो ये सीक्वेंस सबको अच्छा लगा, बढ़िया रहा। लेकिन क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही स्टेब्लिश हो चुकी थी इन द मीन टाइम, ये लोगों को हजम नहीं आया, लोगों को ये कार्यशैली हजम नहीं आ गई। उसके लिए कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ती थी। फिर इन द मीन टाइम कंप्यूटर युग आ गया। कंप्यूटर युग जब आया तो ये कैलकुलेशन आसान हो गई, सॉफ्टवेयर बन गए। तो लोगों ने इस थ्योरी को अपनाया, नक्षत्रा को। जब उन्होंने देखा कि नक्षत्रा के जो 9 भाग हैं, इनका नाम क्या रखें। नक्षत्र के 4 भाग हैं, उनका तो पद नाम था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जो ये 4 भाग हैं, इनका नाम क्या रखें। पद 1, पद 2, पद 3 करते तो ये मुश्किल हो जाता, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पद तो 4 होते हैं, अब ये 9 कहां से आ गए। फिर उनका उनका नाम रख दिया टुकड़ा। टुकड़ा एक 9वां टुकड़ा, 9 टुकड़े, नक्षत्र के 9 टुकड़े। टुकड़ा मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा का मतलब उसका नाम रख दिया सब। उस समय के साइंटिस्टों ने नाम रख दिया सब।
तो जो छोटा भाग है उसका नाम रख दिया सब, उसका स्वामी का नाम रख दिया सब लॉर्ड। अब किसी नक्षत्र के स्वामी किसी के नक्षत्र के 9 टुकड़े करेंगे, उसका जो पहला भाग होगा, पहला होगा, उसको बोलेंगे पहला सब लॉर्ड। सब बोलेंगे, पहला सब बोलेंगे, पहला हिस्सा का उसको बोलेंगे सब। फिर उसका सब का स्वामी कौन होगा? उसका स्वामी वही होगा जो नक्षत्र का स्वामी है। यदि हम सूर्य के नक्षत्र के 9 भाग करें तो पहले भाग का स्वामी सूर्य ही होगा। फिर हम बोलेंगे सब लॉर्ड इज सन। हम चंद्रमा के 9 टुकड़े करते हैं, चंद्रमा का जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र है, उसके 9 टुकड़े करते हैं, तो उस नक्षत्र के पहले भाग का जो स्वामी होगा वो चंद्रमा ही होगा, चंद्रमा ही होगा। फिर आगे मंगल सीक्वेंस, वो विंशति वाला, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद बुध, उसके बाद केतु, उसके बाद वीनस, उसके बाद सन। ये इस तरह से चलेगा 9 के 9 भाग। तो क्या हो गया? पहला प्लेनेट खुद, जो जिसका हम देख रहे हैं कि कोई भी आपके सूर्य से लेके राहु केतु तक कोई भी जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट का नाम प्लेनेट खुद। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या देखेंगे, प्लेनेट किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र स्वामी, हम बोलेंगे नक्षत्र स्वामी। नक्षत्र को स्टार भी बोलते हैं, हम स्टार लॉर्ड भी बोल सकते हैं। किसी किताब में आपको स्टार लॉर्ड भी मिल जाए तो घबराने की बात नहीं है, स्टार लॉर्ड भी वही होता है, जो नक्षत्र स्वामी है वही स्टार स्वामी है। नक्षत्र का मतलब ही स्टार है, तो हम चाहे स्टार लॉर्ड बोल दो चाहे नक्षत्र लॉर्ड बोल दो, किसी कोई किताब नक्षत्र लॉर्ड बोल जाती है, कुछ स्टार लॉर्ड बोल जाती है। हम भी पढ़ाते हुए कभी इसको स्टार लॉर्ड बोल देते हैं, नक्षत्र लॉर्ड बोल देते हैं, मतलब उसका एक ही है। मतलब क्या है? नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्र का स्वामी मतलब ये है, स्टार लॉर्ड, स्टार का स्वामी भी वही मतलब है। फिर उसके बाद जो छोटे टुकड़े 9 हैं उसके स्वामी को बोलेंगे सब लॉर्ड। लॉर्ड वही होगा जिस सीक्वेंस में वो चलेगा, उसको सब लॉर्ड बोल देंगे। हम प्लेनेट को देखेंगे कैसे? हम प्लेनेट को देखेंगे कि सूर्य प्लेनेट है, यदि वो चंद्रमा के नक्षत्र में है और किसके सब में है, सबको सब लॉर्ड बोलेंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, एक प्लेनेट को ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि नक्षत्र थ्योरी का एक नियम है, कोई भी प्लेनेट इस बात के लिए मजबूर हो जाता है कि वो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र की बात मानने के लिए मजबूर होता है। नक्षत्र की बात कैसी मानी जाएगी? नक्षत्र स्वामी की बात मानी जाएगी, घर के मालिक की बात मानी जाएगी, क्योंकि जो नक्षत्र है दे आर हाउसेस एंड उसके स्वामी है लैंड लॉर्ड, घर के स्वामी। प्लेनेट घूमते रहते हैं इसलिए दे आर कॉल्ड टेनेंट्स, किराएदार। अब स्वामी के सामने किराएदार की नहीं चलती, इसलिए ये माना गया है कि नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन द प्लेनेट। अब उसके आगे घर में बच्चे होते हैं, बीवी होती है। जो सब लॉर्ड है, क्योंकि घर का स्वामी भी आगे बीवी से भी डरता है, बच्चों से भी डरता है, इसलिए वो सब जो है सबकी सब सबसे डरता है। वो भी मेहमान को ट्रीटमेंट वैसा ही देगा जैसे घर वाले चाहेंगे। घर वाले कौन है? सब है, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द नक्षत्रा लॉर्ड, नक्षत्रा लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द प्लैनेट। अब ये रूल आप अपने पास नोट कर लो। जिनके पास करोल जी ने ये किताब दे रखी है उनके पास तो ये लिखा हुआ है, जिनके पास किताब नहीं है वो नोट कर लें कि सब लॉर्ड, रूल नंबर 1, सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द नक्षत्रा स्वामी, नक्षत्रा स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द प्लेनेट। रूल नंबर तो ये हो गया। दूसरा रूल, कोई भी काम तभी हो सकता है जब दशा स्वामी उस बात की इजाजत देता है। इजाजत कैसे मिलती है? दशा स्वामी शुड सिग्निफाई दैट पर्टिकुलर हाउस with which the event inquiry is belonging to। जिस घर के साथ आपकी क्वेरी का रिश्ता है, जिसके साथ वो क्वेरी जुड़ी हुई है, यदि दशा स्वामी भी उस घर की बात करेगा तभी वो काम हो सकता है। जैसे शादी के लिए 7th हाउस होता है, यदि महादशा का स्वामी 7वां घर बोलेगा तो इसका मतलब है वो शादी देना चाहता है, यदि नहीं बोलता इसका मतलब वो न्यूट्रल है।
यदि वो इसका बुरा बोलता है तो इसका मतलब शादी नहीं देना चाहता। महादशा स्वामी सुप्रीम है। यदि महादशा स्वामी चाहे तो काम होगा, यदि नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। सपोज करो एक बच्चा आपके पास आता है, उसकी उम्र 30 साल की है, वो कहता है कि आप बताओ मेरी शादी कब हो रही है। आप देखते हैं कि इसकी तो अभी एक दशा चेंज हुई है, वो तो शादी दे नहीं रही, और अभी दशा रहती भी 10 साल है। तो इसका मतलब उसकी 10 साल शादी नहीं होनी, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने बड़े आराम से बोल देना है कि भैया 10 साल तो आपकी शादी का कोई योग नहीं है, इसके बाद बात करेंगे। तो आप कभी भी झूठे नहीं होंगे। और उनको बोल भी देना कि यदि कोई प्लैनेट, गोचर का प्लैनेट कोई आता जाता भागता हुआ किसी स्टीक पोजीशन पे आता हुआ, यदि कोई शादी दे भी गया तो ये शादी टिकने वाली नहीं है। आप बड़े आराम से बोलो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ सेकंड रूल क्या बना कि महादशा स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द अंतरदशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द सूक्ष्म दशा स्वामी, या प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा स्वामी। महादशा स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द अंतरदशा स्वामी, और अंतरदशा स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द प्रत्यंतर दशा स्वामी। प्रत्यंतर दशा स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द सूक्ष्म दशा स्वामी, सूक्ष्म दशा स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द प्राण दशा स्वामी। या कुछ भाषा में ऐसा भी बोला जा सकता है, नक्षत्रों की भाषा एक और है, वो है महादशा को बोलते हैं दशा, उसमें बोलेंगे दशा स्वामी इज स्ट्रॉन्गर देन द भुक्ति, अंतरदशा को बोलते हैं भुक्ति। और उसके बाद भुक्ति के बाद आता है प्रत्यंतर, फिर आएगा सूक्ष्म, फिर आएगा प्राण दशा। तो ऐसे भी आ, हम बोलेंगे दशा इज स्ट्रॉन्गर देन द भुक्ति, भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन द प्राणा, प्राणा इज स्ट्रॉन्गर देन द सूक्ष्म, स्ट्रॉन्गर देन द प्रत्यंतरा। ऐसा भी बोल सकते हैं, दशा भुक्ति अंतरा, ऐसे करके उस बोलते हैं। आपको भी समझ आ जाएगी, बोलते बोलते रोज यही बोलना है, आपको भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम रूल है कि महादशा एमडी लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द एडी लॉर्ड, अंतरदशा स्वामी is stronger than the PD Lord Pratyanta Dasha Swami, is stronger than the SD Suksham Dasha Swami SD Lord, और is stronger than the Pran Dasha Swami Pran Dasha Lord। कोई काम महादशा को मंजूर है और अंतरदशा को मंजूर नहीं है तो कैसा होगा? हमें वो अंतरदशा का इंतजार करना पड़ेगा जो अंतरदशा वो काम करना चाहती है। जो महादशा स्वामी किसी काम को यस कर रहा है, अंतरदशा स्वामी यस नहीं कर रहा, तो हमें नए अंतरा का इंतजार करना पड़ेगा। यदि वो 2 साल के बाद आ रहा है तो हमें 2 साल के बाद ही काम होगा। यदि वो अंतरदशा स्वामी काम करना चाहेगा, फिर हमें वो उसमें से 9 सूक्ष्म दशा है, वो सूक्ष्म दशा का इंतजार करना पड़ेगा। फिर 9 प्राण दशा है, उसका प्राण दशा का इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन वो काम सिरे चढ़ जाएगा। फिर उसके बाद गोचर का नियम इस पे लागू होगा, वो जो आगे आपको गोचर के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। अब ये तो हो गया आपका छोटा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अब आगे जो आज का सब्जेक्ट है, वो ये तो पीछे जो मैंने पढ़ाया था वो है। अब आगे जो पढ़ा चुका हूँ वो ये है, हाउ टू get the significators of the planet, how to get the significators of the planet, वो आपने अच्छी तरह समझना है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ स्क्रीन, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई समझ नहीं आएगी तो आई विल गेट बैक टू यू, उस समय उस बात का जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये मैंने शेयर किया है उस इंसान की हॉरोस्कोप जो अब से थोड़ी देर पहले पैदा हुआ है। 5:44 पे जो पैदा हुआ है, दिल्ली का समय दिया है, वो पैदा हुआ है। अभी इसमें ये हॉरोस्कोप है, ये हॉरोस्कोप है, लगन की हॉरोस्कोप है, लगन की हॉरोस्कोप है। और ये भाव चलित चार्ट है।
भाव चलित चार्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, वैसे तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर वाले बहुत ही निहायत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, लेकिन उन्होंने एक गलती की है। आपको मालूम है कोई राशि छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, आपने प्रवीण मन में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। किसी को लॉन्ग असेंशन साइन बोलते हैं, किसी को शॉर्ट असेंशन साइन बोलते हैं, किसी को रेगुलर साइन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर घर बराबर नहीं हो सकता। जिसकी राशि छोटी है वो छोटा घर होगा, जिसकी बड़ी है तो बड़ा घर होगा। लेकिन होगा क्या, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 360 डिग्री के एंगल को सीधे सीधे अपनी सुविधा के अनुसार 12 घरों में बांट के सारे घर 30 डिग्री के मान लेते हैं, जबकि ऐसा गलत है। भावचलित क्या है, नारायणा भावचलित चार्ट क्या है? वो चार्ट ये बोलता है कि कोई भी जो घर है, राशि की लेंथ के हिसाब से उसका होना चाहिए, वही होना चाहिए। और उसमें जब राशि की लेंथ के हिसाब से आपका पूरा पूरा घर माना जाता है, तो उसमें घर की बाउंड्रीज बदल जाती हैं और उसके साथ कुछ प्लेनेट भी बदल जाते हैं। जैसे अभी देखो, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये भाव चलित है, 22 डिग्री से असेंडेड है। ये जो आपका D1 चार्ट है, ये D1 चार्ट है। इसमें 22 डिग्री 39 डिग्री से आपका बर्थ शुरू हुआ है और सैटर्न यहाँ 2 डिग्री पे है। जो भाव चलित है उसने 22 डिग्री 39 मिनट से शुरू होना है। इनका मानना है कि एक जुलूस चल रहा है प्लैनेट्स का। आप आपके घर के सामने एक जुलूस निकल रहा है। आपकी एक वो प्लैनेट्स हैं, आपने उनमें आके मिलना है। आपकी सुपर सोल जो इस दुनिया में आई, वो एक पर्टिकुलर समय पे आई। आपका इस दुनिया में नाता उसी समय से हुआ, आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए ये मानते हैं कि जो फर्स्ट बाबा है वो जो है वहीं से शुरू होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि पहला घर जो है, ये देखो 22.39 डिग्री असेंडेड किया, 22.39 से शुरू हो गया पहला घर। फिर असेंशन की डिग्री देखी, जो दूसरा घर है 3.26 से शुरू हो गया। अब आपने देखा कि जो यहाँ पे सैटर्न था 2.4 डिग्री पे था, जो भाव शुरू हो रहा है वो 22.39 से शुरू हो रहा है, तो सैटर्न 12वें घर में चला गया। D1 में ये पड़ा है लग्न में, सैटर्न में 12वें घर में चला गया। क्योंकि जो आपका D1 है, आप इस जुलूस में कब शामिल हुए? 22.39 डिग्री से। आपका तो घर वहीं से शुरू हुआ ना, पहला घर। आपका लगन तो वहीं से शुरू होना चाहिए ना, जिस जिस समय आप जुलूस में शामिल हुए। आपका जन्म 22 डिग्री 39 मिनट पे हुआ, ईस्टर्न हॉरिजॉन पे 22.39 डिग्री पे 10 नंबर राशि चल रही थी जिस समय आपका जन्म शुरू हुआ। भाव चलित बोलता है वहीं से घर शुरू कर दो। तो जो सैटर्न यहाँ दिखाई पड़ रहा है 2.4 डिग्री पे, तो ये पीछे वाले घर की बात करेगा ना, आगे क्यों आएगा? तो उसके बाद ये देखो, फिर हमने देखा मंगल को देखते हैं। मंगल को देखो, यहाँ पे 5 एक नंबर साइन में, एक नंबर साइन में 2.59 डिग्री पे चल रहा है। जबकि यहाँ पे 11 नंबर साइन तो खत्म ही हो गया, क्योंकि ये तो 11 नंबर साइन आपने देखा, 10 नंबर के बाद तो केवल 8 डिग्री का रह गया था। 8 डिग्री का रह गया था। 12 नंबर 11 नंबर राशि खत्म हो गई यहाँ से। और 12 नंबर राशि में कहा गई? 3.26 पे। मंगल था 2.29 पे, वो पीछे आ गया, सेकंड हाउस में आ गया। यहाँ पे चौथे घर में दिखाई दे रहा है, वहां पे दूसरे घर में आ गया। अब ये मंगल यहाँ पे दिखाई चौथे घर में दिख रहा है चौथे घर में, लेकिन ये दूसरे घर की बात करता है, चौथे घर की कभी बात नहीं करने वाला ये। इसी तरह ये राहु देखो, यहाँ पे 3 नंबर राशि में है, और ये 3 नंबर राशि जो है वो छठे घर में पड़ रही है। यहाँ पे राशियां स्क्यूज हो गई हैं, क्योंकि 11वीं राशि उड़ गई है। 11वीं राशि का स्थान ही नहीं था, खत्म हो गया है। यहाँ पे राहु और 3 नंबर राशि 5वें घर में आ गई है। तो इसी तरीके वीनस वहीं रह गया, क्योंकि वीनस की डिग्री ज्यादा थी। जो राशि 00 से शुरू हुई, वीनस की डिग्री 26 थी, वो आगे आ गया। ये
छठा घर 23.55 तक है, तो वीनस जो है 26.33 तक पे है, 23 से ज्यादा है तो इसी घर में रह गया।